अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगी कि वो क्या डॉक्यूमेंट में क्या होता है, उसका क्या पर्पस होता है और उसका क्या गोल होता है, उसके क्या डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए आई वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है वो एक क्या होता है। बेसिक अगर बात की जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है बिटवीन किसके, बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड द कस्टमर। इसमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करता है, जिसकी बेस पे फर्दर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाई जाती है। मतलब ये कि अगर वंस द जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाए, अगर कस्टमर ने उसको अप्रूव कर दिया है कि ठीक है ये सारी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल ठीक है, तो फिर उसके अगेंस्ट पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है आगे। ठीक है, अगर कोई भी उसमें कंट्रोवर्सीज आते हैं या चेंज आते हैं, तो अगर कोई भी रिक्वायरमेंट्स में चेंज आता है या सिस्टम में भी चेंज आता है, तो उसको रेफर किससे करते हैं, बैक टू SRS डॉक्यूमेंट। अब हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि उनका पर्पस क्या होता है। ठीक है, मेनली पर्पस इसका यही होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें स्टेक होल्डर्स हमारे पास कस्टमर आ जाते हैं, एनालिस्ट आ जाते हैं, सिस्टम डेवलपर, मेंटेनर्स और इसके अलावा इवन एंड यूजर्स भी आ जाते हैं। टीम, पूरी जो टीम होती है वो सब आ जाते हैं। उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको हम नोट डाउन करते हैं इन ऑर्डर, इन द फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये होता क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन परचेजर एंड द सप्लायर, कि ये रिक्वायरमेंट्स आपको परचेजर की तरफ से ये होता है कि ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स मुझे अपने सिस्टम में चाहिए, एंड सप्लायर का ये होता है कि ठीक है, हम आपको इस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम आपको आपकी प्रोडक्ट दे देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके अलावा ये डिज़ाइन फेज की फर्म फाउंडेशन होती है। वो इस तरह के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसी के बेस पे आप अपनी पूरी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। तो इसलिए ये एक क्या कहते हैं, फर्म फाउंडेशन है उसके लिए। उसके अलावा ये जो SRS डॉक्यूमेंट है इसकी बहुत वैल्यू है। वो क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे आगे आप टेस्टिंग भी करते हैं। आप यूज़र की जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होते हैं उन्हीं को आप मैच करते हैं जो आपने सिस्टम डेवलप किया होता है, कि वेदर वो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो फुलफिल कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। अगर वो नहीं कर रहे इसका मतलब कि आपके सिस्टम में मसला है, उसको फिर से उनको ठीक करें जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी। तो इसलिए ये टेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होती है। इसके अलावा इसको प्रोजेक्ट को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो भी विद द टाइम उसमें चेंज आएगा उसको भी कंट्रोल करने के लिए SRS डॉक्यूमेंट यूज़ होता है। इसी तरह अगर हम SRS डॉक्यूमेंट्स जो की बात करें कि SRS डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ पे मेनली कंस्ट्रेंट करता है, देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपने देखना है। SRS डॉक्यूमेंट में हम ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट नीड्स टू बी डन, यानी कि क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। अगर आपने सिस्टम है तो उसमें क्या कुछ होगा। ठीक है, ये नहीं, हम SRS में ये नहीं लिखते कि वो किस तरह से होगा, यानी हाउ टू डू। उसमें हम सोल्यूशन को डिफाइन नहीं करते कि सोल्यूशन किस तरह से होगा, सोल्यूशन क्या होगा ये हम उसमें डिफाइन करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो SRS डॉक्यूमेंट है वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट सर्व कर रहा होता है बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड द कस्टमर, और इसलिए इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप सही से नहीं लिखेंगे तो वही बात है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स ही सही नहीं है तो आप सिस्टम उन्हीं के बेस पे बना रहे हैं, विच मीन्स कि अगर जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट ओवरऑल फेल प्रोडक्ट कंसिडर होगी। तो इसलिए इसको लिखना अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि SRS डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक बॉक्स स्पेसिफिकेशन। अगर हम ब्लैक बॉक्स की बात करें तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में अगर हम देखें, जो भी सिस्टम के अंदर क्या हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, हम उसको नहीं देखते। हम देखते हैं कि सिस्टम को क्या करना था, क्या वो कर रहा है कि नहीं। अगर सिस्टम को ऐड करना था तो वो क्या ऐड कर रहा है, उसको वो किस तरह से कर रहा है, ये हमारा मकसद नहीं होता। तो यही SRS डॉक्यूमेंट में भी होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी, वो नहीं हम उसमें लिखते। जो भी एक्सटर्नली विजिबल डिटेल्स होती हैं सिर्फ उनको हम बिहेवियर को हम डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इनपुट डाटा आया, फिर उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसको आपने इग्नोर कर दिया, आउटपुट डाटा को देखा सिर्फ, यानी कि 2+2 दिया है, वो किस तरह से 2+2 हो रहा है वो उस पर हमारा फोकस नहीं होगा। उस पर होगा कि आंसर आ रहा है 4, उस पर फोकस होगा कि हाँ 4 ठीक है।
इसी तरह हम बात करेंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें एट दिस स्टेज, वो एंड यूज़र टर्मिनोलॉजी में लिखी जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप उसमें डीप वर्ड्स डाल दें, ऐसे वर्ड्स जो यूज़र अंडरस्टैंड ही ना कर सके, क्योंकि अगर यूज़र अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा तो वो उनको वेरीफाई नहीं करेगा कि हाँ ठीक है रिक्वायरमेंट्स। तो जब आप रिक्वायरमेंट्स लिख रहे होते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि लेम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए जो इजीली एक एंड यूज़र समझ सके, इंस्टेड ऑफ कि आप डीप वर्ड्स लिखें जो एक सिर्फ डेवलपर अंडरस्टैंड कर सके। तो ऐसे वर्ड्स एसआरएस में नहीं यूज़ होते। अगर नेसेसरी हो तो लेटर ऑन एक आप फॉर्मल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना लें उससे, लेकिन अगर वो भी ज़रूरी हो, वरना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेम टर्म वाला कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट ही ज़्यादातर जो है वो यूज़फुल होता है और वो वर्क करता है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन प्रिंसिपल्स की, ठीक है, कि उसके क्या डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने पहले भी बोला कि फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंटेशन से सेपरेट रखना। सिस्टम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये इस पे फोकस नहीं होना चाहिए। उसकी फंक्शनैलिटी क्या है सिर्फ उसको एसआरएस में लिखते हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा हो, जो ये बिहेवियरल डायग्राम्स होती हैं, सीक्वेंस डायग्राम्स, मॉडल बेसिकली जिन्हें कहते हैं, एक्टिविटी डायग्राम जो सिस्टम के बिहेवियर को बताते हैं कि सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। तो वो जो बिहेवियर डायग्राम्स है वो इसी रिक्वायरमेंट्स, इन्हीं स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर ही वो डायग्राम्स बनती हैं और उन्हीं मॉडल्स के बेस पे फर्दर एक प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होता है। पूरा डिज़ाइन, जो इस डिज़ाइन के बेस पे ही वो पूरा प्रोडक्ट डेवलप होता है। तो इसलिए भी जो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, वो बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट, कि वो सॉफ्टवेयर किस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करेगा, ये भी हम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में देखते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि किस इन्वायरमेंट में सिस्टम ऑपरेट करेगा। इन्वायरमेंट से मुराद है कि क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा उसमें, वेदर विंडो पे करेगा, ओएस में करेगा, या एंड्रॉयड पे सॉफ्टवेयर काम करेगी आपकी जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, या आईओएस पे करेंगे। तो इस चीज़ को भी देखने के लिए ये स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में हम उसको डिफाइन करते हैं। उसके अलावा एक क्रिएट करना है कॉग्निटिव मॉडल, यानी जो उसका जो भी आप बना रहे हैं एसआरएस, उसका एक रिलेशन मॉडल बनाना, ठीक है। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि स्पेसिफिकेशन के जो भी आपने स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं वो इनकम्प्लीट ना हो, कंप्लीट हो। ये ना हो कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जो कंप्लीट नहीं लिखी हुई, तो ज़ाहिर बात है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसी रिक्वायरमेंट्स की बेस से बनते हैं। तो इसलिए स्पेसिफिकेशन का ये मेनली प्रिंसिपल है कि जो भी उसमें स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करें वो कंप्लीट हो। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इसके ये भी प्रिंसिपल्स हैं कि जो कंटेंट और स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकेशन का वो अमेंडेबल हो टू चेंज। ऐसा ना हो कि अगर कोई रिक्वायरमेंट्स में चेंज आता है तो उसमें को आप आप कहें कि नहीं, इट्स नॉट चेंजेबल, कोई चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि जब भी किसी रिक्वायरमेंट्स में चेंज आता है तो उसको एसआरएस डॉक्यूमेंट से ही रिलेट करके उसको ट्रेस करते हैं कि अच्छा पहले रिक्वायरमेंट ये थी, अब रिक्वायरमेंट ये आ गई, लेकिन ये इसके अगेंस्ट है। तो रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस करने के लिए भी एसआरएस ही यूज़ होता है, तो इसलिए जो है वो चेंजेबल हो। अब हम बात करेंगे कि एसआरएस के बेनिफिट क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप होती है, जब भी कोई कस्टमर आता है, तो कस्टमर को खुद नहीं पता होता कि उसे अपने सिस्टम में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उसको अपनी नीड्स इतने अच्छे से नहीं पता होती। लेकिन एसआरएस के थ्रू जब आप उनसे बार-बार पूछते हैं, तो वो कस्टमर को फ़ोर्स करता है इन ऑर्डर कि जो उसको चाहिए वो अच्छे से उसको और डिफ़ाइन करता जाता है। इसी तरह जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो और रिफ़ाइन होती रहती हैं और इन दी एंड कस्टमर भी उससे एग्री कर जाता है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एसआरएस का कि रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से लिखवानी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है बिटवीन सिस्टम डेवलपर्स एंड परचेज़र, यानी कि जो भी कस्टमर है उसके और डेवलपर के दरमियान कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लेम टर्म्स में लिखी होती हैं, ना कि डीप उसमें। तो इस वजह से उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है और अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही बात की थी कि फर्म फाउंडेशन होती है सिस्टम के डिज़ाइन फेज़ के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये, जैसे मैंने बात की थी टेस्टेबिलिटी की, कि ये रिक्वायरमेंट टेस्टेबिलिटी की प्लानिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। यानी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपको वैलिडेशन वेरिफिकेशन के बारे में और जानना है तो मेरी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप उसको कंसल्ट करें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी।
वैलिडेशन वेरिफिकेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होती हैं सिस्टम की, कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है एक सिस्टम के नहीं। तो इस वजह से जब आपका डॉक्यूमेंट है उसी से कंसल्ट करते हैं कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है और हमने इसके अगेंस्ट अपने सिस्टम को टेस्ट करना है कि ये एक सिस्टम इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए अर्ली प्लानिंग जो है वो इनेबल होती है इस एसआरएस डॉक्यूमेंट से। इसके अलावा थ्रू आउट प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी हो जाती है। जब आपके पास एक फाइनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट आ जाता है तो आप उससे डिटरमिन कर लेते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट पे कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, उसका क्या रिसोर्स होंगे, कितने टाइम। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो बजट प्रोजेक्ट का प्लान हो जाता है। इसी तरह अगर हम फर्दर बात करें इसमें मेंटेनेबल की बात की, तो मेंटेनेंस फेज में भी यूजेबल है एसआरएस डॉक्यूमेंट की। अगर जब आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट बन गई है तो बनने के बाद उसको अगर उसमें कोई चेंज आया है तो उसके लिए भी एसआरएस डॉक्यूमेंट बहुत फ़ायदेमंद होता है कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट थी, इसके अगेंस्ट ये चेंज आया है। तो इसलिए ये एसआरएस डॉक्यूमेंट बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट मतलब सॉरी एसआरएस में क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो नहीं इंक्लूड होने चाहिए। सबसे पहली बात प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स कौन सी वाली, कॉस्ट, बजट। बजट उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए मेन कि फंक्शन क्या करेगा। उसमें हम ये डिफाइन नहीं करते कि इसको ये कॉस्ट लगेगी या इसको इतने बजट लगेगा, इस पे इतना स्टाफ लगेगा या इस पे ये रिपोर्टिंग प्रोसीजर, ये सब उसमें नहीं होता। उसके अलावा सोल्यूशन यानी पार्टीशनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इनटू मॉड्यूल्स, यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर्स के कौन से डाटा यूज़ होगा, किस तरह, वही बात है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, ये चीज़ हम एसआरएस में नहीं लिखते हैं। ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अश्योरेंस प्लान यानी टेस्टिंग प्लान यानी वेरिफिकेशन वैलिडेशन वाले और मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, क्वालिटी एश्योरेंस, कॉन्फ़िगरेशन ये सब बातें एसआरएस में नहीं मेंशन करते हैं क्योंकि ये क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर है जिसमें वी मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट्स यूज़र को फुलफ़िल कर रही हैं कि नहीं। तो ये सब बातें जो हैं ये एसआरएस में नहीं लिखते हैं, इसके लिए हम अलग अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अलग टेस्टिंग फेज़ होता है। तो इसलिए ये जो 3 मेन पॉइंट्स हैं ये एसआरएस में नहीं मेंशन करने हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये तीनों एसआरएस बनाते वक़्त ये चीज़ें उसमें ना लिखें। अब हम बात करेंगे एसआरएस की कि एसआरएस के 3 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पास सेक्शन आता है इंट्रोडक्शन सेक्शन। इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है पर्पस, देन स्कोप, देन ओवरव्यू। पर्पस में हम डिफाइन करते हैं कि जो भी आप एसआरएस बना रहे हैं उसका पर्टिकुलर गोल या उसका पर्पस क्या है, उसको स्पेसिफाई करना। उसके अलावा स्पेसिफाई करना कि जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं या जिसके लिए आप वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसकी इंटेंडेड ऑडियंस कौन है। अगर जो कस्टमर है किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए अगर आप बना रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि उस ताकि वो ऑडियंस यानी वो कस्टमर उसको पढ़ भी सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। अगर आप डेवलपर के लिए बना रहे हैं तो फिर उसके लिए थोड़ी डिफरेंट दूसरी टर्म्स यूज़ करेंगे क्योंकि डेवलपर कैन अंडरस्टैंड डीप टर्म्स लेकिन कस्टमर डीप टर्म्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप यानी जो भी आइडेंटिफाई करना कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट किस नाम से उसका क्या नाम होगा उसको आइडेंटिफाई करना। इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या करेगा, इसमें इनका किस तरह करेगा ये नहीं, क्या करेगा, और अगर नेसेसरी के वो क्या नहीं करेगा ये चीज़ भी आप उसमें डिफाइन कर दें कि वो लॉगिन करेगा थ्रू यूज़र नेम एंड पासवर्ड लेकिन वो ईमेल के थ्रू लॉगिन नहीं कर सकता। तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल की सिस्टम है तो वो भी आप डिफाइन कर दें। उसके अलावा ये डिफाइन करना कि जो आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग स्पेसिफाइड यानी कि डिस्क्राइब करना उसको कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसका क्या गोल है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, जितना पॉसिबल हो, जितना प्रिसाइजली पॉसिबल है इन सब चीज़ों को सॉफ्टवेयर के डिफाइन करना। थर्ड इसका लास्ट पॉइंट है ओवरव्यू यानी कि जो भी आपने एसआरएस में जो भी आपने बाकी चीज़ें लिखनी हैं वो सबको ऑर्गेनाइज करना, उन सबको उसमें क्या कुछ होगा उस सबको भी डिस्क्राइब करना इन डिटेल रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली। और जो मेन इसका पर्पस है वो ये है कि सब ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। अब हम बात करेंगे जर्नल डिस्क्रिप्शन यानी सेकंड सेक्शन जो है इसका। जनरल डिस्क्रिप्शन में हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, प्रोडक्ट फंक्शन समरी, यूजर कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कंस्ट्रेंट्स और अजम्पशन एंड डिपेंडेंसी। प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव यानी कि प्रोडक्ट का क्या पर्सपेक्टिव है, उसका क्या गोल है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डिस्क्राइब करना।
इसके अलावा प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, यानी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है कि वो क्या-क्या करेंगे, उसकी एक समरी देना इन द एंड। उसके अलावा यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स के जो यूज़र के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डिफ़ाइन करना। उसके अलावा जो सिस्टम पे कंस्ट्रेंट्स होंगे, जर्नल कंस्ट्रेंट्स के लॉगिन, जैसे मैंने कहा कि अगर यूज़र पासवर्ड की अगर हम बात करें कि पासवर्ड इतने कैरेक्टर्स का हो तो ही सही हो, वरना नहीं। तो ये भी उस पे कंस्ट्रेंट है, तो उनको भी आइडेंटिफ़ाई करना। कोई अगर आपका सिस्टम सिर्फ़ विंडो पे चल सकता है, तो इसको भी एज़ अ कंस्ट्रेंट डिफ़ाइन करना। उसके अलावा जो भी अगर उसकी कोई असम्पशन है या अगर वो किसी पे डिपेंड कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि डिपेंडेंट ओनली ऑन विंडोज़, कि वो सिर्फ विंडोज़ पे ही आपकी प्रोडक्ट चल सकती है, अदरवाइज़ वो ओएस पे नहीं चल सकती। तो ये भी उस पे डिफ़ाइन करना, डिस्क्राइब करना एसआरएस में। अब हम थर्ड लास्ट सेक्शन की बात करेंगे, जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, यानी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना, इन दी एंड उनको सबको लिखना, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यानी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है अमेज़न जैसी, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि यूज़र जो है वो बाय कर सकता है, यूज़र प्रोडक्ट्स को देख सकता है, चेकआउट कर सकता है, तो ये उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होगी। इसी तरह एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स भी डिफ़ाइन करना कि इंटरफेस की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। अगर आपको इंटरफेस में बैकग्राउंड जो है वो येलो कलर का चाहिए या वाइट कलर का चाहिए, ब्लू कलर का चाहिए, तो ये इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी डिफ़ाइन करना। उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी, जिनमें है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, कि अगर एक पेज है उसका रिस्पॉन्स टाइम 2 सेकंड्स हो, 2 सेकंड से ज़्यादा ना हो, तो इस रिक्वायरमेंट्स को भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को लिखने के लिए भी हम एसआरएस यूज़ करेंगे, कि इन नॉन फंक्शनल में जो आ जाती हैं बेसिकली, कि यानी एक जो आपका प्रोडक्ट है वो लोडिंग टाइम उसका कम हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, फास्ट हो। इसके अलावा डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स, कि आपको बटन जो है वो ब्लू कलर में चाहिए या ब्लैक कलर में चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। जितने भी बटन्स हैं ये ब्लैक कलर में होती, इस तरह के डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफ़ाई करना, उनको रिक्वायरमेंट्स में लिखना। और इसी तरह हमारे पास जो बाकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इन सब रिक्वायरमेंट्स को भी, यानी सिस्टम सिक्योर होना चाहिए, उसका डाटा एन्क्रिप्टेड हो, अवेलेबल हो। अगर कोई आपने बैंकिंग सर्विस की ऐप बनानी है, तो वो 24/7 अवेलेबल हो, मेंटेनेबल हो, अगर कोई भी चेंज आ जाता है या कोई एरर आ जाता है, तो उसको आप फिक्स कर सकते हो। ट्रांसफरेबिलिटी हो, यानी कि अगर आपने एक सिस्टम से दूसरे पे चेंज करना हो, तो वो ट्रांसफ़र हो सके इज़िली। इसी तरह और भी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं सिस्टम की, जो भी और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी जितनी भी हैं, वो सब की सब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में लिखी जाएँ। तो ये तो था हमारा एसआरएस का टॉपिक, कि एसआरएस में क्या कुछ होना चाहिए, इसके क्या डिफरेंट पर्पज़ है, क्या उसमें सेक्शंस होते हैं और उसमें क्या कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।